अदब बा मुलाहिजा होशियार जज साहब तशरीफ ला रहे हैं। मेटा की अदालत में हमारे कटहरे में आज है मशहूर और मारूफ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शुएब जट। शुएब जट जिन्होंने अपनी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे, अपने करियर को उरूज पर जाते हुए देखा, लेकिन इसके साथ साथ इन पर कई एक इल्जामात भी लगे। आज इन्हीं इल्जामात के जवाब हम इनसे हासिल करेंगे। तो शुएब जट, मेरा आपसे पहला सवाल यह है कि आप पर इल्जाम है कि आप सहाफी कम और ब्लैकमेलर ज्यादा है। मैं सिर्फ सहाफ़ी हूँ और मेरा काम सच बोलना है। सच के सफ़र में जब आप निकलते हैं तो आप पे कई तरह के इल्ज़ामात लगते हैं। मैं कोई अनोखा सहाफ़ी नहीं हूँ जिस पे इल्ज़ामात लग रहे हैं। पाकिस्तान में जितने बड़े जर्नलिस्ट आप देखेंगे उन पे ये इल्ज़ामात लगते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि मुझे कहा अगर जाता है कि मैं ब्लैकमेलर हूँ तो मैं किसे ब्लैकमेल करता हूँ? क्या कभी कोई सामने आया जिसने कहा हो कि मैंने उसको ब्लैकमेल किया हो? बिल्कुल शुएब, आप पर यह इल्जाम है कि बाबर आजम के खिलाफ आपने एक सोची समझी कैंपेन चलाई और यहां तक वो कैंपेन पहुंच गई कि आखिरकार उनको अपनी कप्तानी से हाथ धोने पड़ गए। क्या मैं पाकिस्तान क्रिकेट में इतनी ताकत रखता हूं कि मैं पाकिस्तान का कप्तान बदल दूं? तो यकीनी क्या सोशल मीडिया पर आपने रेगुलरली उनके अगेंस्ट कमेंटिंग नहीं की? क्या ट्विटर पर ट्वीट्स नहीं डाले? क्या जो मैं लिखता रहा, जो मैं वीडियोस बनाता रहा, जो मैं बोलता रहा वो फैक्चुअल गलत था? तो मैं आपकी अदालत में मौजूद हूं। लेकिन क्या आप समझते हैं कि सोशल मीडिया पर होने वाली बातों का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता? सोशल मीडिया पे मैं जो बात करता हूँ वो सच पे मबनी होती है और सच जो है वो अपना असर रखता है, फिर वो असर कैसे भी हो। लेकिन हमने तो सुना है कि आप ज़का अशरफ के बहुत करीबी हैं, तो क्या ये असर वहां तक पहुंच रहा है? ज़का अशरफ तो अभी गालिबन 4 से 5 महीने हुए आए हुए। मैं तो बाबर आजम। मैं यहाँ पर शुएब जट से सवाल करना चाहूंगा। शुएब जट, आप पर इल्जाम है कि पाकिस्तान के मायानाज क्रिकेटर वसीम अकरम से आपने तहाइफ लिए और उस तहाइफ में, क्या मैं पूछ सकता हूँ इस वक्त आपके पास मोबाइल फोन है? जी मेरे पास। महमूद साहब एक मिनट, मेरे ख्याल से पहले सादिया जो बात उसमें क्लियर करने दें, इन्हें अपने आप को क्लियर जज साहब, मेरे आर्गुमेंट इसी केस का तसलसल हैं। ये शुएब जट पर होने वाली जिरा को आगे लेके जाएंगे। मेरे ख्याल से आप बैठ जाइए प्लीज। थैंक्स माय लॉर्ड। तो आपका ये कहना था कि मैं ज़का अशरफ के बहुत करीब हूँ। ज़का अशरफ को क्रिकेट बोर्ड में चेयरमैन बने हुए 4 से 5 माह का अरसा हुआ है और बाबर आजम के फैक्चुअल चीज़ें जो मैं बाबर आजम से मुतालिक शेयर कर रहा हूँ या वीडियोस बना रहा हूँ या मैं मीडिया में बोलता हूँ, वो तकरीबन उनकी 3 साल की कप्तानी के स्टैट्स थे, उनकी कप्तानी के गलत फैसले थे जिन पे मैं आवाज़ उठाता था, उनके आखिरी 4 मेगा इवेंट्स की परफॉर्मेंसेस थी। ऐसा नहीं हुआ कि बाबर आजम ने अगर किसी मैच में 100 किया हो और मैं उनको कह रहा हूँ कि जी इन्होंने 100 नहीं किया, उन्होंने 100 किया। शुएब जट अधूरा सच बोल रहे हैं। शुएब जट, क्या आपके ऊपर ज़का अशरफ के बेटे के साथ रवाबित कायम करने का इल्जाम नहीं है? किस तरह के रवाबित? कि उनके साथ आपने इतनी पींगे बढ़ाई कि आप कहा जा रहा है कि आप ज़का अशरफ को कंट्रोल कर रहे हैं और आप पे यह इल्जाम है कि आपने लाहौर के होटल में सरकारी मेहमान बने पीसीबी के। देखिए, पीसीबी का मेहमान बना, लाहौर के होटल में बना। आप पाकिस्तान के तमाम होटल्स का रिकॉर्ड निकाल दें। अगर मैं लाहौर समेत कराची, इस्लामाबाद, मैं हमेशा अपनी ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से जाता रहा हूं और ये रिकॉर्ड पे है। लेकिन आपके अगेंस्ट तो और भी इल्जामात हैं। उसमें एक वसीम अकरम का इल्जाम भी है कि उनसे आपने फोन हासिल किया है। आपके पास कौन सा फोन है, क्या हम जान सकते हैं? जज साहब, मैं अपना फोन निकाल सकता हूँ? जी दिखाइए। मेरे पास ये आईफोन है और इसी आईफोन के मुतालिक कहा गया कि ये आपको वसीम अकरम ने गिफ्ट किया और आपको एक निजी टीवी के अंदर जॉब भी दिलवाई। पहले तो मैं इस आईफोन की आपको हकीकत बता दूं, मैं भी अक्सर सुनता हूं, बड़ी बातें इसके मुतालिक होती हैं। आईफोन 8 है और इससे पहले मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था, साल याद नहीं है। उन्होंने अपने रिपोर्टर्स के लिए ये ऑफर दी थी कि आधे पैसे इदारा देगा, आधे पैसे रिपोर्टर अपनी तनख्वाह से महाना देगा। तो मुझे याद है तकरीबन 2500 रुपये या 2700 रुपये महाना मेरे कटते थे। उस पर मुझे ये मोबाइल मिला है और 2016-17 से यही मेरे पास एक मोबाइल है। लेकिन शुएब जट, जहां से धुआं उठता है वहां आग जरूर होती है। आपको नौकरी कैसे मिली? मेरिट पे मिली। क्या ऐसी खबरें आपने दी? क्या ऐसा आपने स्कूप दिया? क्या ऐसा आपने दिया कि आपको वहां से उस चैनल से बुला के फौरी तौर पर ना सिर्फ आपको स्पोर्ट्स रिपोर्टर की जॉब भी मिली बल्कि आप एंकर बने और आपने प्रोग्राम भी कर दिया वहां से? ऐसा नहीं था कि मैं वहां पे जॉब करने से पहले कहीं फुटपाथ पे बैठा होता था या कहीं किसी टीए पे बैठा होता था। उससे पहले मैं जिस चैनल पे था वहां पे मैं 9 साल काम किया है। 3 साल मैंने वहां पे एज अ स्पोर्ट्स एंकर काम किया है।
मैं कोई रोड पे चलता हुआ बंदा नहीं था जिसको मेरी मौजूदा ऑर्गेनाइजेशन ने उठा के जॉब पे रख लिया। और मैंने वहां पे पाकिस्तान के टॉप क्लास जो क्रिकेटर्स हैं, पाकिस्तान के चेयरमैन होते थे क्रिकेट बोर्ड्स के, हॉकी फेडरेशन के सरबराह होते थे, पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड के सरबराहान थे, मैंने वहां बड़े लेजेंड्स के इंटरव्यूज किए हैं। वहां पे मैंने इतनी ज्यादा ब्रेकिंग स्टोरीज दी हैं कि वो टॉक ऑफ टाउन बनती थी, मेरी हर दूसरी स्टोरी टॉक ऑफ टाउन बनती थी। शुएब जट, अभी जो आपका रिसेंट इंटरव्यू आया ज़का अशरफ से, जानना चाहते हैं कि उसके पीछे क्या कहानी थी, बिकॉज उस इंटरव्यू के आने के बाद सोशल मीडिया पे खलबली मच गई, क्योंकि ज़का अशरफ बारहा ये चाहते थे कि उनको मीडिया कवरेज मिल जाए। तो और ऐसे जज साहब, वो इंटरव्यू पाकिस्तान के किसी सहाफी को नहीं दिया गया। पूरे पाकिस्तान में ज़का अशरफ का अगर इंटरव्यू किया तो वो सिर्फ शुएब जट ने, और इन पर ये इल्जाम है कि ये इन्होंने जाती ताल्लुकात की वजह से ज़का अशरफ का इंटरव्यू ये किया। तो हर सहाफी का एक होता है ना कोशिश, अगर इनको इंटरव्यू दिया गया तो इसमें इनकी एफर्ट या ज़का अशरफ साहब या पीसीबी से बात होनी चाहिए ना। जज साहब, मेरी अदालत से मौदबाना गुजारिश है कि मैं यही इस्तफसार करना चाह रहा हूं कि आखिर पूरे पाकिस्तान में हजारों जर्नलिस्ट में से देखिए, महमूद रियाज को क्यों चुना गया? जी, महमूद रियाज साहब चुना नहीं गया। पहले बात जो है वो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। ज़का अशरफ साहब कुछ बातों को क्लियर करना चाहते थे और उसके लिए उन्होंने शुएब जट का सहारा लिया। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो इंटरव्यू सबके सामने मौजूद है, उसके सवालात देखें, वो तमाम सवालात थे जो उस वक्त की डिमांड थे। और ज़का अशरफ साहब ने, हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं सलीम खालिद साहब, उनको भी इंटरव्यू दिया हुआ है, या हुसैनी साहब को भी इंटरव्यू दिया हुआ है, बाकी लोगों को भी इंटरव्यू दिया था। तो उसी तरीके से वो इंटरव्यू एक वक्त की जरूरत थी जो मैंने रिक्वेस्ट की थी। क्रिकेट बोर्ड ने रिक्वेस्ट नहीं की, मैंने रिक्वेस्ट की थी कि मैं इंटरव्यू करना चाहता हूं। जज जो कि तल्ख और तंद और तेज सवालात करने में अपना सानी नहीं रखते, अगर अदालत के अंदर वो इंटरव्यू देखा जाए तो वो बहुत ही एक मध्यम लहजे का इंटरव्यू है। ऐसा लग रहा है जैसे कि ज़का अशरफ की शख्सियत को बनाया जा रहा है, उठाया जा रहा है। मोअज़्ज़िज़ जज साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर मैं एक इंटरव्यू करते हुए जिस बंदे का इंटरव्यू कर रहा हूं, मैं उससे पूछ रहा हूं कि आप पे इल्जाम है कि आपकी फैमिली क्रिकेट बोर्ड के अखराजात पे टूर्स करती है, आप पे इल्जामात है कि आप इलेक्शन नहीं करवा रहे, आप पे इल्जामात है, मैं ये तमाम उनसे बातें पूछ रहा हूं, तो क्या ये एक मीठा इंटरव्यू था? एक्चुअली एक प्रोपेगेंडा किया गया, मेरे खिलाफ मुहिम चलाई गई, पैसे दे के मेरे खिलाफ कैंपेन्स चलाई गई कि शुएब जट को किसने पैसे दिए आपके खिलाफ? बहुत सारे लोग हैं जो पैसे देते हैं। क्या समझते हैं आपके पाकिस्तान के साफी मैं ये समझता हूं, इतना पैसा है कि पैसे देके आपके खिलाफ साजिश की जाएगी? मैं ये समझता हूं कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग बहुत सारी कैंपेन्स पेड चलवाते हैं, बहुत सारे खिलाड़ियों के एजेंट्स जो हैं वो इसमें अहम किरदार अदा करते हैं। लेकिन क्या आप नहीं समझते कि आपका अपना एटीट्यूड इस तौर से आगे बढ़ता चला जा रहा है, जैसे कि बहुत सारी स्कैंडल्स हैं, इसमें एक स्कैंडल ये है कि जिस शो में वो जो पिक्चर था या स्क्रीनशॉट लीक किया गया जिसमें बाबर आजम की कॉन्वर्सेशन थी, वो भी उस प्रोग्राम में भी आप मौजूद थे, तो कैसे मान लिया जाए कि हर किस स्कैंडल के पीछे शुएब जट का नाम नहीं होता? बिल्कुल, मैं काम करता हूं, मैं एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हूं और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स में जज साहब इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म को मैंने आगे बढ़ाया। मैं स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूं, मैंने उसमें एक नया ट्रेंड सेट किया। मैंने कहा कि मुझे पीआर रिपोर्टर नहीं बनना कि एक प्रेस रिलीज आ गई है, किसी ने स्टेटमेंट दे दिया, वो स्टेटमेंट देनी है। यस, मेरे बहुत सारे स्कैंडल्स हैं जो मैं लेकर आया हूं मार्केट में, और उन स्कैंडल्स पे लेकर आया हूं। ये खुद मान रहे हैं कि स्कैंडल्स को मार्केट में लेकर आए हैं। एक एक करके सवाल करें। अदालत के सामने ये इकरार किया कि आप स्कैंडल्स लेकर आए हैं, आप पर इल्जाम है कि आप स्कैंडल घड़ते हैं। महमूद साहब, बात यह है कि स्कैंडल्स हमेशा लाए ही जाते हैं, उन स्कैंडल्स के ऊपर सहाफत में स्कैंडल्स को बेनकाब किया जाता है। जो स्कैंडल खुद बनाता है, मेरा ख्याल वो सहाफत के पेशे से मुखलिस नहीं है। आपकी नॉलेज में इजाफा करना चाहूंगा कि मैंने कहीं ये नहीं कहा कि मैं स्कैंडल्स बनाता हूं, मैंने कहा वो स्कैंडल्स जो छुपे होते हैं वो सामने लाता हूं, दैट इज माय जॉब, और मैंने ये काम करना है। फिर वो बदले में आगे जितनी भी बड़ी शख्सियत हो, इस सच के सफर में मैंने बहुत कुछ खोया है, मैंने बहुत कुछ सहा है। मेरी फैमिली पर रेप के जो है वो मुझे धमकियां दी गई, लेकिन लोग ये कहते हैं कि ये सब झूठ है, आपकी फैमिली पर, आप पर किसी किस्म के नहीं। ये भी आपके लिए शोहरत का बहाना है कि आप हर कुछ अरसे बाद एक स्टंट खड़ा कर देते हैं कि आपको जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, आपके घर वालों को तंग किया जा रहा है, आपकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब की जा रही है, और आप पे ये संगीन इल्जाम है कि ये तमाम चीजें शुएब जट सस्ती शोहरत के लिए कर रहा है। शुएब जट की शोहरत अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही आसमान को पहुंच रही है, और बात यह है कि पाकिस्तान में कौमी इदारे मौजूद हैं। जज साहब, FIA यहाँ पे मौजूद है, पाकिस्तान जो सिंध पुलिस है वो यहाँ पे मौजूद है। आप देखें कि ये जितनी धमकियां हैं, मैंने मीडिया में बाद में आके जिक्र किया इनका,
पहले मैं वो सारी चीजें लेकर गया हूं कंसर्न अथॉरिटीज के पास, सिक्योरिटी इदारों के पास। एफआईए में मेरे आज भी 3 जो है वो इंक्वायरीज जो मैंने रिक्वेस्ट की हुई हैं उस पर काम चल रहा है, और इवन उनमें पाकिस्तान की अदालतें भी इन्वॉल्व है, अदालतों ने उन पे ऑर्डर्स जारी किए हुए हैं। उसके अलावा जबकि साइबर क्राइम पे फौरी एक्शन होता है, क्या वक्त है कि इतना अरसा हो गया है और शुएब जट की किसी एप्लीकेशन पे कोई हुकूमती इदारा हरकत में नहीं आ रहा, जबकि सहाफती तंजीमें भी शुएब जट के साथ खड़ी हैं, वो भी इनके लिए करती हैं। असल वजह यह है कि इन हकायक में कोई हकीकत नहीं है, ये शुएब जट का एक प्रोपेगेंडा है जो सस्ती और झूठी शोहरत हासिल करने के लिए वो कर रहा है। मोअज़्ज़िज़ जज साहब, एक सिविलाइज सिटीजन की हैसियत से मेरा यही काम है कि अगर मुझे कोई धमकी मिले, और वो धमकियां ऑडियो मैसेजेस की सूरत में मौजूद हैं, टेक्स्ट मैसेजेस की सूरत में मौजूद हैं, मेरा ये काम बनता है कि मैं वो तमाम धमकियां, वो तमाम ऐसे पैगामात वो मैं कंसर्न अथॉरिटीज के पास लेके जाऊं। पाकिस्तान में सोशल मीडिया पे जितनी थ्रेट्स मिलती हैं उनके लिए साइबर क्राइम, जिसे एफआईए भी कहते हैं, एफआईए साइबर क्राइम, मैं वहां पे गया हुआ हूं, ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। कराची प्रेस क्लब ने उस पर लिखा हुआ है, कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने उस पर लिखा हुआ है, हम इस पे 12 एहतजाजी लेटर्स भी जो है वो साइबर क्राइम को लिख चुके हैं। अब बात यह है कि ये अदालत इस बात का फैसला कर सकती है कि ये तमाम गेंदें अब कोर्ट में है एफआईए साइबर क्राइम के, उन्होंने ये तय करना है। यहां महमूद रियाज साहब खड़े होके अपने आप को हीरो बनाकर पेश करने के तौर पे अगर कहते हैं कि वह झूठे हैं, तो मुझे यकीन है कि इनका ज़मीर इनको इस पे मलामत करेगा। शुएब जट, मैं आपसे सवाल ये करना चाहती हूँ कि आप सादिया, थैंक यू मिलॉर्ड। शुएब, मैं आपसे सवाल ये करना चाहती हूँ कि इस तमाम स्कैंडलस टाइम के बीच में आपने कई बार ये सोचा है कि आप अपने करियर को पाकिस्तान से ख़त्म करके बाहर चले जाएं। ऐसी बहुत सी खबरें सामने आई, इसमें कितनी सदाकत है ये बताइएगा। कोई ऐसी खबर नहीं है, सिर्फ शरारतें होती हैं। मैं हर महीने अलग अलग चीज़ें की शरारतें सुनता हूँ। कभी कहा जाता है कि मैं फ़ला जगह नौकरी हासिल कर रहा हूँ, कभी कहा जाता है कि मैं फ़ला जगह जा रहा हूँ। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मोअज़्ज़िज़ जज साहब, मैं ऑलमोस्ट अराउंड द ग्लोब घूम चुका हूँ। मैं कई बड़े बड़े ममालिक में जा चुका हूँ, एक मरतबा नहीं कई बड़े ममालिक में कई मरतबा मैं जा चुका हूँ। तो ये सब रबिश है। मैं जो है वो ईमानदारी से काम कर रहा हूँ और इस मिट्टी में रहता हूँ, इस मिट्टी में ही दफन होऊंगा। लेकिन कई बार जिस तरह से आपने ये सवालात उठाए कि बहुत सारे थ्रेड्स थे, और बहुत सारे थ्रेड्स के पीछे मुमकिन है कि कुछ लोगों ने एक बाकायदा कैंपेन आपके अगेंस्ट चलाई, और हर इंसान ऐसे मौके पर अपनी फैमिली के बारे में पहले सोचता है। और क्या आपने इस मौके पर कभी ये सोचा कि आपको अपने करियर को तब्दील करना है, या कोई और प्लान भी आप अपने बारे में और अपनी फैमिली के बारे में सोच में रखते हैं? मैं आपको एक बात बताता चलूं कि मैं स्पोर्ट्स साइंसेज में गोल्ड मेडलिस्ट हूं, एमफिल में कर रहा हूं, और मैं पीसीबी का क्वालिफाइड कोच हूं, और मैं इसके अलावा भी मुझे स्किल्स आते हैं। बट मेरा पैशन है जर्नलिज्म, मैं जर्नलिज्म कर रहा हूँ, और जब मैं इन तरह की स्टोरियों पे काम करता हूँ तो मुझे पता होता है कि इसके कॉन्सिक्वेंस मुझे भुगतना होंगे। इन तमाम चीज़ों से मेरी फैमिलीज डिस्टर्ब होती हैं, मेरे अहले खाना जो है उनको तशवीश होती है। मुझे भी ऐसा होता है, मैं रास्ते बदल के जाता हूँ ऑफिस, मैं कभी एक रास्ते से नहीं गुजरता। मुझे अक्सर पब्लिक में भी लोग रोक लेते हैं, सख्त किस्म के जुमले कसते हैं, लेकिन सच के सफर में ये सब आपको बर्दाश्त करना होता है। अगर आप ये बर्दाश्त नहीं कर सकते तो सॉरी टू से आपको सहाफत करने का कोई हक नहीं है। मैं ईमानदारी से सहाफत कर रहा हूं, और इसके बदले में मुझे फिर जो भी कॉन्सिक्वेंस भुगतना होंगे वो मैं भुगतूंगा। अच्छा, ये सारी बातें यकीनी तौर पर आपके सहाफती सफ़र में आपके साथ चलती रही, और ऐसे मामलात हैं, और मुमकिन तौर पर आप ये यकीन रखते हैं कि जब तक अपने सहाफती सफ़र को आगे बढ़ाते रहेंगे ये मामलात और भी आगे रहेंगे। लेकिन इसी बीच अभी हमने देखा कि बाबर आजम को कप्तानी से हटाए जाने के बाद ही शादाब का जिक्र आ गया। आपने कई बार अपने सोशल मीडिया पर शादाब के बारे में जिक्र किया है कि प्रॉपर तरीके से शादाब को वापस लाने की बातें की जा रही हैं, सोचा जा रहा है। और मैंने कई बार आपको देखा कि खास तौर पर वो सारे दोस्त, यानी बाबर आजम, शादाब एंड सम ऑफ द अदर प्लेयर्स, आप खास तौर पर इनके बारे में ये समझते हैं कि इनको टीम का हिस्सा नहीं होना चाहिए, और आपने कई क्वेश्चन उठाए। क्या शादाब खान की परफॉर्मेंसेस जो रिसेंट हैं वो लोगों की नजरों से ओझल हैं? जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं दिखा रहा हूं, जो मैं लिख रहा हूं, अगर अनफैक्चुअल है तो मैं उसको लिए जो है कोई भी आप मुझे सजा दे सकते हैं। साहब जी, इन्होंने शादाब को और बाबर आजम की कॉन्स्पिरेसी का तस्करा किया। मैं उस सवाल को जो मेरी साथी वकील ने किया आगे बढ़ाना चाहूंगा। आप पर इल्जाम यह है कि शादाब ने आपको इंटरव्यू नहीं दिया, जिसके बायस आपने एक कैंपेन चलाई शादाब के खिलाफ,
और आपने सोशल मीडिया पे जो है शादाब के खिलाफ कैंपेन चलाई कि ये अनफिट है, क्या हकीकत है इस बात में? अब से कुछ देर पहले आपने ही मुझसे सवाल पूछते हुए कहा था कि आपके जो इंटरव्यूज होते हैं बड़े सख्त सवालात पर मबनी इंटरव्यूज होते हैं। तो मैं जो सवालात अभी शादाब पे उठा रहा हूं वही सवालात मैं इंटरव्यूज में भी शादाब से करता। क्या मैं शादाब का इंटरव्यू करता तो ये सवाल नहीं पूछता कि वर्ल्ड कप में आपकी परफॉर्मेंसेस क्या रही, सिर्फ 2 विकेट्स की। वर्ल्ड कप में आपको कंकशन हो गया, उसके बावजूद आप टीम के साथ लगे रहे, कुदरत ने एक मौका दिया, मैं उनसे ये सवाल पूछता। फिर कंकशन के बाद आके जब शादाब ने मैच खेला इंग्लैंड के खिलाफ तो क्या तीर मार लिया। फिर उससे पहले आप एशिया कप में चले जाए, शादाब ने क्या तीर मार लिया। अगर मेरे मौजूद जज साहब मुझे इजाजत दें तो मैं कुछ स्टैट्स पढ़ के बता देता हूं, उसकी रोशनी में आप ये फैसला कर सकते हैं कि मैं जो बोल रहा हूं मेरी किसी एक वीडियो में बताएं कि मैंने पर्सनली अटैक किया हो। परफॉर्मेंस बेस में बात करता हूं। शादाब खान आप आखिरी 2 साल के जज साहब, उनके जो है स्टैट्स आप देखें। जज साहब मैं 1 मिनट रोकना चाहूंगा, ये इनका पुराना हथकंडा है। जब ये किसी को सोशल मीडिया पे करते हैं तो उसके स्टैट्स भी ले आते हैं और उसको गंदा करने के लिए ऐसी गोरख धंधा आदाद शुमार का करते हैं कि उस खिलाड़ी को आसमान से जमीन पर पहुंचा देते हैं, और यही इन्होंने बाबर आजम के साथ किया। यू मे नाउ प्रोसीड। शादाब खान के बारे में जज साहब मैं आपको बता दूं कि अगर हम उनकी आखिरी 2 साल की परफॉर्मेंसेस देखें, T20 में 28 जो है वो उन्होंने मैचेस खेले, 31 आउट किए। सुनने में बड़ा अच्छा लगेगा आपको कि यार 31 आउट हैं, बट अगर इनकी हकीकत आप खोलें तो इन 31 आउट में उनकी 6 जो टीमें हैं, अफगानिस्तान, हांगकांग, नेदरलैंड, जिम्बाब्वे, श्रीलंका, बांग्लादेश, इन 6 के खिलाफ उन्होंने 8, 10, 11, 13, 14 और 3, 17 विकेट्स हासिल की हैं। इन 6 कमजोर टीमों के खिलाफ। जो बड़ी टीमों के खिलाफ जब वो खेले तो बेबसी की तस्वीर बने रहे, वहां पे 700 से ज्यादा रन देके उन्होंने क्या हासिल किया। तो शादाब खान के मुतालिक अगर मैं बात कर रहा हूं कि न्यूजीलैंड के जो 5 मैचेस की सीरीज अभी आ रही है T20 की, वहां पे आप उनको कैसे मौका दे सकते हैं। एक मुसलसल फ्लॉप खिलाड़ी, उसको आप पाकिस्तान टीम को क्या मजाक है कि आप पाकिस्तान टीम में किसी को भी लेकर आ जाए इसलिए कि वो शादाब खान है। फिर उस्मान कादिर का क्या कसूर है कि वो इतने जो है। लेकिन इस टीम के अंदर बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं कि जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, लेकिन वो दौरा ऑस्ट्रेलिया में सिलेक्ट भी हुए हैं, जबकि शादाब तो गए भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आपके तीर का निशाना सिर्फ शादाब क्यों है? असल बात यह है कि आप वो देख रहे हैं जो आप सिर्फ देखना चाह रहे हैं, वो नहीं देख रहे जो मैं सबको दिखा रहा हूं। मेरी टाइमलाइंस मौजूद हैं, वहां पे जाएं। मैंने बड़े क्रिकेटर्स के मुतालिक बात की है। मेरिट के खिलाफ मेरा दोस्त भी खड़ा होता है तो मैं उसके खिलाफ भी खड़ा हो जाता हूं। अच्छा, आप पर एक इल्जाम और है कि आपके पास कोई ड्रेसिंग रूम से ऐसा है कि कोई जिसे हॉट कॉल आती है और आप अक्सर जो है वो ड्रेसिंग रूम मैच के बाद के अंदर की बातें जो है वो आवाम से शेयर करते रहते हैं। इसमें कितनी सदाकत है, कैसे हो सकता है, कौन आपको अंदर की खबरें देता है, ये आवाम जानना चाहती है। बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि मैं ड्रेसिंग रूम के अंदर की बातें जज साहब बताता हूं। जज साहब, मुझे याद है कि एक क्रिकेटर ने अभी रिसेंट एक क्रिकेटर ने मुझे नेशनल T20 कप कराची में जारी था, पाकिस्तान का स्टार खिलाड़ी है, उसने मुझे ये बात कही कि यार ये बात हम 3 के दरमियान हुई थी, आप तक कैसे आ गई। तो ये तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सोचना है कि 3 लोगों में बात होती है, वो शुएब जट को पता होती है, 2 लोगों में बात होती है कि शुएब जट को पता होती है। मसाला आप अपनी तरफ से भी मिला लेते हैं। अगर मसाला होता तो यकीनी तौर पे कहीं ना कहीं मैं काबिल गिरफ्त होता। अच्छा, आपके ऊपर एक बहुत जो एक इल्जाम आया सोशल मीडिया पे कि लाहौर के हमारे एक जर्नलिस्ट हैं कादिर ख्वाजा, आपने उनके खिलाफ, कादिर ख्वाजा, मैं किसी को नहीं जानता। आप अपनी बरादरी के पाकिस्तान के दूसरे मशहूर जर्नलिस्ट को नहीं जानते? पाकिस्तान में अच्छा, हजारों जर्नलिस्ट काम करते हैं। जर्नलिस्ट है वो, आप मतलब एक अजीब सी बात है कि कादिर ख्वाजा जिसका सिक्का चलता है शुएब जट की तरह, शुएब जट भर की अदालत में कह रहा है कि मैं कादिर ख्वाजा को नहीं जानता। जज साहब, पाकिस्तान में हजारों जर्नलिस्ट काम करते हैं, ये मेरी ड्यूटी नहीं है कि मैं हर जर्नलिस्ट को जानूं। आपने उनके साथ एक मुबैना वीडियो इंटरव्यू लीक की जिसमें आप पर यह इल्जाम लगाया गया कि ये आपने खुद वीडियो तैयार की। वो जिनके मुतालिक मैंने कहा कि वो कौन है, आज भी मैं यही कहता हूं वो कौन है। इसमें क्या मामला है? होंगे पाकिस्तान में बहुत सारे साफी हैं। देखिए जज साहब, पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में ऐसा होता है कि जब आप रिकॉर्डेड इंटरव्यू कर रहे होते हैं और उसमें मैं गेस्ट था और वो ऑर्गेनाइजेशन मेरा इंटरव्यू कर रही थी, उसने मुझसे सवाल पूछा तो उसके सवाल में फंबल था, मेरे जवाब में कुछ क्लैरिटी नहीं थी, तो मैंने उनको कहा कि आप दोबारा ये सवाल पूछ लें। उस सवाल की वीडियो लीक की गई और उसको इस तरीके से मैनिपुलेट किया गया, जो मैं भी से कुछ देर पहले कह रहा था कि मेरे खिलाफ पेड कैंपेन्स चलाई जाती हैं। किसने लीक की?
यकीनी तौर पे उस जर्नलिस्ट से पूछना चाहिए जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जिसे मैं नहीं जानता कि मतलब अगर उसने लीक किया तो। मतलब एक आदमी के हाथ इतने लंबे हैं कि उसने वो वीडियो लीक करा दी और शुएब जट उसे मुझे जानता तो ये भी नहीं पता कि उनके हाथ हैं, आपको पता होगा। और आप पे इसी तरह का एक और इल्जाम है कि पाकिस्तान के एक साबिक टेस्ट क्रिकेटर तनवीर अहमद, जिनसे कि आपकी इस हद तक लड़ाई हुई कि उनको एक अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। धोना क्या पड़ा, उनका कहना है कि मैं शुएब जट के साथ काम नहीं कर सकता, और वो नौकरी छोड़कर चले गए। कौन से तनवीर अहमद? क्योंकि पाकिस्तान में जज साहब 254 तनवीर अहमद टेस्ट क्रिकेटर 254 या 55 क्रिकेटर खेलते हैं, तनवीर हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूं, वो कराची के फास्ट बॉलर की बात कर रहे हैं जज साहब, मुझे नहीं समझ आ रहा कि शुएब जट इस भरी अदालत को किस तरीके से गुमराह कर रहे हैं। ना ये कादिर ख्वाजा को जानते हैं, ना ये साबिक टेस्ट क्रिकेटर तनवीर अहमद को जानते हैं। तनवीर अहमद साबिक फास्ट बॉलर, पूछना चाह रहा हूं, वो जो कराची के एक फास्ट बॉलर थे जी, बिल्कुल करियर के आखिर में आके जिन्होंने कुछ मैच, ये मैं इतने डिटेल में नहीं, बहरहाल हमारे लिए वो है, वो टेस्ट स्टार है, लेकिन आप पाकिस्तान का स्टार है जिसके भी सीने पे सजा, वो हमारे लिए काबिल इज्जत है। आप पूछे वो क्या कह रहे हैं। देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा ही कहूंगा कि सबकी इज्जत का ख्याल किया जाए, चाहे वो कादिर ख्वाजा है, चाहे तनवीर अहमद, क्योंकि अदालत में नहीं है। शुएब कह रहे हैं कि उन्हें जानते नहीं है, अदालत यही मालूम करना चाहती है। शुएब काबिल एहतराम है हमारे लिए, तनवीर अहमद ने भी पाकिस्तान को बिल्कुल हमारे लिए काबिल एहतराम है, पाकिस्तान का सरमाया टेस्ट क्रिकेटर। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि आखिर जिस तरीके से कादिर ख्वाजा, इसी तरह तनवीर अहमद के साथ हर कुछ दिन बाद अभी ताजा उन्होंने एक वीडियो रिलीज की है जिसमें आपको उन्होंने एक बार फिर ब्लैकमेलर कहा है। मुझे कहा है? आपको कहा, मुझे कहा है? मैं फिर आपसे चलिए आप बता दीजिए कि तनवीर अहमद के साथ मसला क्या है आपका, कहां से ये मसला, कोई इख्तलाफ है? मैं उन्हें जानता ही नहीं हूं तो मेरा क्या इख्तलाफ होगा? वो आप पर ये इल्जाम लगाते हैं कि आपकी वजह से एक चैनल से उनकी नौकरी चली गई, उनका करियर तबाह होने के दहाने पर आ गया। ये कह रहे हैं कि उन्होंने छोड़ा, आप कह रही हैं कि चली गई। वो छोड़ दिया उन्होंने, उनकी नौकरी चली गई, लेकिन वो आपको भरे पूरी हर जगह सोशल मीडिया पे ऐसा लगता है कि हर कुछ अरसे बाद जो है वो आपके खिलाफ बोलने जाते हैं। बात यह है कि मोअज़्ज़िज़ जज साहब के कुछ लोगों के लिए मैं सेलिंग पॉइंट हूं। मेरा नाम लेके उनकी दुकान चलती है तो चलती रहे, फिर वो चाहे कोई क्रिकेटर हो, चाहे कोई साफी हो, मुझे इससे कोई परवाह नहीं है। मेरा अपना एक सफर है और वो सफर सच का सफर है, मैं उस पर बोलता रहूंगा। यकीनी तौर पे एक फास्ट बॉलर हैं कराची के, शायद कोई 1-2 मैच भी खेले हो, तो मुझे इतना ज्यादा उनका नहीं पता। टेस्ट क्रिकेटर है ये मुझे पता है, और मैं उनको ज्यादा जानता नहीं हूँ, ना मैंने उनकी कभी कोई वीडियो देखी है। और मुझे तो ये भी आज पता चल रहा है कि वो सोशल मीडिया पे भी हैं। मैं जब उनको ना फॉलो करता हूं ना मैं जानता हूं, तो मैं उनकी किसी चीज पे क्या कमेंट करूं। आपने मुझे एक मिनट, आपने मुझे कहा कि उन्होंने मुझे कहा है, मुझे वो वीडियो जरूर भेजिएगा जिसमें उन्होंने मेरा नाम लेके कहा है, तो फिर मैं उस पर बात करूंगा। शुएब जट, मैं आपसे सवाल ये सादिया, आप इधर आ जाए, महमूद साहब। जस्ट माय लॉर्ड। शुएब, आपने कहा कई लोगों की दुकान आपके नाम से चलती है, लेकिन आप पर इल्जाम यह है कि बाबर आजम के ऊपर आपकी तनकीद के पीछे वजह यह है कि आपकी दुकान उनके नाम पर चलती है। मैं इस पे हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। बाबर आजम पहले तो ये कि पाकिस्तान के ही नहीं बल्कि दुनिया क्रिकेट के एक टैलेंटेड खिलाड़ी हैं जिसकी इज्जत सबको करनी चाहिए, इंक्लूडिंग मी, और मैं उनकी इज्जत करता हूं। मैंने हमेशा बाबर आजम पे जो तनकीद किया उनकी कप्तानी के गलत फैसलों पर की है। मैंने कभी बाबर आजम की जात पे तनकीद नहीं की। बाबर आजम का एक स्कैंडल लाहौर की खातून वाला सबके सामने है, आप उसमें दिखाएं कि कभी मैंने उस पर कोई बात की हो तो आप मुझे कहें कि मैंने उन पे पर्सनल अटैक किया। नहीं, ये है। आपने भी बात की है, ये बात बनती नहीं है, पर्सनल आप हो रहे हैं। नहीं, मैंने कहा कि मैंने उस पर कभी बात की ही नहीं है। ये स्कैंडल ऑन रिकॉर्ड है, ये चीजें मीडिया में आती रही हैं, वो खातून लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करती रही है, बट मैंने कभी उसका कोई सहारा नहीं लिया। मैंने हमेशा स्टैट्स पर बात की है कि ये स्टैट्स हैं, कप्तानी को लेके उनकी गलत फैसले हैं, और वो फैसले हैं। आप बताएं जज साहब कि आखिरी 4 इवेंट्स में बाबर आजम की अपनी, सिर्फ एज कप्तान नहीं, अगर आप मुझे इजाजत नहीं तो मैं पढ़ के बता देता हूं कि बाबर आजम के आखिरी 4 इवेंट्स में मैं आपको स्टैट्स बता देता हूं, उसके बाद आप फैसला कर लें कि मैं गलत बोलता हूं या बाबर आजम के ऊपर बात करना इस मुल्क में गुनाह है। बाबर आजम एशिया कप 2022 6 मैचेस खेले, सिर्फ 68 रन बनाए बाबर आजम ने, 30 उनके बेस्ट थे, 11 की एवरेज थी। बाबर आजम T20 वर्ल्ड कप 2022 में खेला, 7 मैचेस खेल के सिर्फ 124 रन बनाए, उसमें 17 की औसत थी उनकी। एशिया कप 2023 5 मैचेस 207 रन, उन 207 रन में 151 रन नेपाल के खिलाफ, वो अगर निकाल दे तो बाकी 4 मैचेस में 56 रन, यानी कि 14 की एवरेज। उसके बाद वर्ल्ड कप जो अभी रिसेंट खत्म हुआ है, 9 मैचेस 320 रन और 174 रन, वो भी लूजिंग कॉज में अफगानिस्तान के खिलाफ। आप मुझे बताएं कि इन स्टैट्स के बाद
तो क्या बाबर आजम पर बात करना गुनाह है? बाबर उसके आजम ऊपर अगर बात हमारे लिए करना- बाबर आजम अगर हमारे लिए काबिल इज्जत हैं तो बाबर आजम पर बात करना भी हमारा हक है, और मैं ये हक जो है इस्तेमाल करूंगा, चाहे वो बाबर आजम हो, चाहे वो शादाब खान हो, चाहे वो एटसेट्रा कोई भी हो, मैं ठीक। इस पे बात करूंगा। लेकिन शुएब, आपकी स्टेटमेंट के अंदर तजाद है। एक जानिब आप कह रहे हैं कि आपको उनकी कप्तानी के गलत फैसलों पर एतराज है, लेकिन आप ही इज अ ग्रेट बैट्समैन, आप ये मानते हैं? बिल्कुल, ग्रेट बैट्समैन बनने की रास्ते पे हैं वो। आप समझते हैं कि ना वो एक अच्छे बैट्समैन हैं? नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा है कि वो टैलेंटेड बैटर्स हैं, स्किलफुल बैटर्स हैं, टेम्परामेंट का बड़ा अच्छा है, वर्ल्ड क्लास बैटर्स हैं, ग्रेट बनने के रास्ते पर है, उस रास्ते पे अभी चल रहे हैं। तो उस पाकिस्तान रास्ते को में- उन्हें तय करना है, जैसे मोहम्मद यूसुफ ने तय किया, जैसे इंतजामुल हक ने तय किया, जैसे सईद अनवर ने तय किया, जैसे ग्रेट हनीफ मोहम्मद ने तय किया, जैसे जहीर अब्बास ने तय जज किया, साहब, जैसे मोहम्मद यूसुफ ने शेख तय किया, जज जैसे मेरी यूनुस खान ने फाजिल तय किया। दोस्त को एक बार फिर अपनी लच्छेदार बातों के अंदर उलझा रहा है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि शादाब खान और बाबर आजम, शुएब क्या पाकिस्तान में यही दो क्रिकेटर हैं जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं? जो परफॉर्म नहीं करेगा मैं उस पर बात करूंगा। हारिस रऊफ परफॉर्म नहीं कर रहे थे, मैं उन पे बात कर रहा था। मैं यही कह रहा हूं कि आप वो देख रहे हैं जो सिर्फ आप देखना चाहते हैं, जो मैं दिखा रहा हूं वो सच आप देखना ही नहीं चाह रहे। हारिस रऊफ के मुतालिक जाके देखिए मैंने कितना बोला है, जज On साहब, record है। मैं इस बात पे क्या कहूं, लेकिन हकायक यही है कि शुएब जट ने उन खिलाड़ियों को टारगेट करता है जहां से इसको शोहरत मिलती है। जज साहब, आपसे इजाजत के साथ मुझे एक जुमला इस्तेमाल करना पड़ेगा कि हमारे वकील साहब इंतहाई सस्ते वकील साबित हो रहे हैं, जिन्होंने कोई होमवर्क नहीं किया, जिन्होंने कोई काम नहीं किया। आप मुझ पे इल्जामात लगा रहे हैं, आप मुझे कभी ब्लैकमेलर कह रहे हैं, कभी मैं आप नहीं मुझे कह कह रहे रहा। हैं मैं एजेंडा मैं चलाता नहीं हूं, कह रहा, कभी आप मेरे मुझे कह लिए रहे हैं आप कि एक मेरी मुअज़्ज़िज़ मुहिम है, शहरी लेकिन हैं। आप जाके मेरे लिए चीजें जज चेक तो साहब, करें। मैंने इनको मैंने बिल्कुल हर भी- नॉन मैंने ये कहा परफॉर्मर कि के लिए तमाम इन पर इल्जामात जज हैं। साहब, मैंने हर नॉन परफॉर्मर के खिलाफ आवाज उठाई है अगर वो मेरिट के खिलाफ आया है, और हर मेरिट वाले खिलाड़ी को जिसको बाहर किया गया है मैं उसका वकील बना हूं, और मैं ये काम बार बार करता रहूंगा। सच बोलना अगर गुनाह है, जुर्म है, तो मैं ये जुर्म करता रहूंगा। अच्छा शुएब जट, इसी बात से एक बात आप पे एक और इल्जाम आता है कि खिलाड़ी किसी भी खेल से मुंसलिक हो, उनके साथ साथ आपकी बरादरी के लोग भी आपसे खुश नहीं हैं। इसकी क्या वजह है? वो लोग जट बरादरी की बात करें, जट बरादरी नहीं, सहाफी बरादरी, वो भी को आपको कुछ लोग जो हैं वो आपके बहुत ज्यादा मुखालिफ हैं, इसकी क्या वजह है? बात यही है, जब आप भीड़ चाल में नहीं चलते, आप अपना अलग रास्ता अपनाते हैं, और सच का वो रास्ता होता है। सच के रास्ता चलना इतना आसान काम नहीं है। अनफॉर्चुनेटली जज साहब, इस एरा में अब जर्नलिज्म जो है वो कम लोग कर रहे हैं, ज्यादातर लोग तो पीआरशिप कर रहे हैं, जो उनको पीआरशिप करने के लिए वो किसी की तारीफें करते हैं, और जो है ना उस तारीफों में वो इस हद तक चले जाते हैं कि उस अगले को भी यकीन नहीं आता कि मैं इस काबिल हूं। मैं सच बोलता हूं, मैं सच दिखाता हूं, मैं सच पे बात करता हूं, इसलिए मैं सबको चुभता हूं। और जब आप किसी को चुभते हैं तो फिर ये नहीं होता कि वो आप अपनी बरादरी को चुभ रहे हैं या नहीं चुभ रहे, आप क्रिकेटर्स को चुभ रहे हैं या नहीं चुभ रहे। आप सच बोलेंगे तो सच तो मिर्ची लगाएगा, फिर हर एक को मिर्ची लगती है। अच्छा, लेकिन दूसरी तरफ लोग ये भी जानना चाहते हैं कि शुएब जट एक बहुत मेहनती रिपोर्टर है। अगर शुएब जट के कैरियर पर नजर डाली जाए तो जिस तरीके से उसने आगाज किया, बहुत ज्यादा मेहनत की, लेकिन उसके बाद कब आपने ये फैसला किया कि अब मुझे लोगों के जरा गिरेबान पर हाथ डालना होगा, जिसके बाद फिर जो है आप फिर इल्जामात की बौछार भी हुई? ना मैं किसी के गिरेबान पे हाथ डालता हूं, ना मैं किसी की परफॉर्मेंस, इज्जतों को उछालता गिरेबान हूं। का मतलब मैं परफॉर्मेंस। वहीं आ रहा हूं, मैं वहीं आ रहा हूं। ना मैं किसी के गिरेबान पे हाथ डालता हूं, ना मैं किसी की इज्जतें उछालता हूं। मैं सच सामने लाता हूं। मुझे आज भी याद है कि मैंने जर्नलिज्म में अपना करियर एक कंपोजर की हैसियत से शुरू किया था। अखबारात में मैं कंपोजर होता था, और वहां से मैंने ये सफर शुरू किया। मैं इंटर में था, मैंने साथ साथ अपनी पढ़ाई जारी रखी, साथ साथ जो है मैं जर्नलिज्म को आगे बढ़ाता गया। मुख्तलिफ अखबारात में रिपोर्टिंग करने के बाद मैं एक टीवी चैनल में जो है वो गया। मकसूद अहमद मेरे दोस्त हैं, और उबैद अवान एक बड़े अच्छे सहाफ़ी हैं। उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि इस लड़के को चेक कर लें, तो मुझे पहला मौका न्यूज़ वन में दिया गया। न्यूज़ वन के बाद मैं वहाँ से मेरे उस्ताद, मेरे मेंटोर हाफिज़ तारिक साहब, उन्होंने मुझे जो है वो बताया कि जर्नलिज्म कैसे होता है। फिर मैं वक्त टीवी में चला गया। वक्त टीवी से मुझे याद है हमारे सीनियर साफ़ी माजिद भट्टी साहब, उबैद अवान साहब और एक राशिद हुसैन है। माजिद भट्टी और उबैद अवान ने कोशिश की कि यार समा में स्पेस खाली है तो आप समा चले जाएं। तो आप कह दें कि मैं उनकी सिफारिश पे गया, सिफारिश पे नहीं गया। वहां पे 4 लोगों के इंटरव्यूज हुए। उन इंटरव्यूज में उन्होंने पूछा, काम देखा। आप भी जानते होंगे कई साफियों को
कि सहाफत में ऐसा ही होता है। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं होता कि इसके डिग्री में कितने नंबर है, उसका काम, उसका कॉन्फिडेंस, उसके स्किल्स, उसकी जो है वो उसकी प्रेजेंटेशन, इन तमाम चीज़ों को देखकर उसको मौका दिया जाता है। तो मैंने समा में भी 9 साल गुजारे और उसके बाद अब जिस ऑर्गेनाइजेशन में वहाँ भी 3 साल से हूँ। अच्छा, बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी सहाफ़ी के लिए जो एक अहम प्लेटफॉर्म होता है वो मीडियम होता है जिस पे वो अपनी सहाफ़त और अपने ख्यालात का इजहार कर रहा है। जो शुएब जज साहब बात कर रहे हैं कि जब उनको मौका दिया गया तब उन्होंने ये प्रूव किया कि वो जो सहाफ़त कर रहे हैं वो सच की सहाफ़त है। मैं चाहती हूँ कि हमारे साथ यहाँ अवाम मौजूद हैं, अवाम भी जानना चाहेंगे कि शुएब जट की ज़िंदगी में कौन से ऐसे हक़ाइक़ हैं जिनसे वो वाकिफ़ नहीं हैं। तो अगर हमारा माइक उन तक पहुँच सके और अवाम अपना सवाल शुएब जट तक लेकर आ सके। प्लीज़ सवाल अगर कोई करना चाहता है तो प्लीज़ सवाल करें। मेरा सवाल आपसे ये है कि जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं और क्रिकेटर्स हैं, वसीम अकरम हो गए, शाहिद अफरीदी हो गए, फाद मुस्तफ़ा हो गए, इन सेलिब्रिटीज़ से और क्रिकेटर्स से आपकी लड़ाई थी पहले, तो फिर मतलब एकदम से ऐसा क्या हो जाता है कि आपकी एकदम दोस्ती हो जाती है और वो आपके आगे पीछे घूमने लग जाते हैं? ऐसी क्या मतलब आपके पास कोई वीडियो वगैरह लीक हो के आ जाती है, क्या हो जाता है? मतलब मुझे समझ में नहीं आती ये चीज़। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जितने आपने नाम लिए हैं वो पाकिस्तान के जो है वो ब्राइट फेस है, चाहे वो हमारे जो भी आपने तीनों नाम लिए हैं या इनके अलावा भी जो लोग हैं, किसी की वीडियो नहीं होती। मेरे पास वीडियो है बिल्कुल, फहद मुस्तफ़ा की वो वीडियोज हैं जो उन्होंने फिल्मों में काम किया है, जो वो बड़े अच्छे शोज़ करते हैं, बड़े अच्छे करते हैं। मैं बल्कि आज इस कटहरे में बैठ के मादरत करता हूँ कि मैंने शायद ओवर रिएक्ट कभी किया हो, तो मैं उस पर मादरत कर लेता हूँ। और द ग्रेट वसीम अकरम की वीडियोस हैं मेरे पास, बिल्कुल है। 1992 का वर्ल्ड कप की उनकी वीडियोस हैं, उनकी बाकी जो क्रिकेट की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेज हैं वो सारी वीडियोस हैं, उनको देख के मैं जो है सीखता हूँ। और मैं वसीम अकरम का इंटरव्यू कर रहा था समा टीवी पे, मैंने ऑन स्क्रीन इस बात का एतराफ़ किया था। ये मैं आपको एक इंकिशाफ करके जाता हूँ, वसीम अकरम से मुताल्लिक मैंने जितना माजी में बोला वो सच नहीं था, इसलिए सच नहीं था, या वो आधा सच जो मुझे दिखाया गया था मैं वो बोल रहा था। मुझे पाकिस्तान के एक साबिक कप्तान जो है उन्होंने फीड किया था, मैं इसका एतराफ करता हूं। उन्होंने झूठा प्रोपेगेंडा किया वसीम अकरम के खिलाफ पूरे पाकिस्तान में, जिसकी वजह से वसीम अकरम पे आज उंगलियां लोग उठाते हैं। पूरी दुनिया वसीम अकरम को सर पे बिठाती है, पूरी दुनिया वसीम अकरम को हाई रेट करती है। एक शख्स जिसने पाकिस्तान क्रिकेट को इतना नुकसान पहुंचाया उसने मुझे भी गलत ट्वीट किया, तो उस जमाने में मैं वसीम अकरम के मुतालिक लिख दिया करता था। लेकिन जब मैंने हकाइक देखे, जब मैंने चीजों को परखा, उस जस्टिस कयूम रिपोर्ट को जब मैंने जाके पढ़ा तो मुझे अंदाजा हुआ कि इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये तो बस मफरूजों पे कायम एक रिपोर्ट है। उसने देखा, उसने देखा, उसने देखा। तो जब आप रियलाइज कर लें तो आपको अपनी गलती का एतराफ कर लेना चाहिए। मेरे आगे पीछे कोई नहीं घूमता, वो बहुत बड़े सुपरस्टार्स हैं, मैं उनके आगे पीछे घूमता हूं, ठीक है, वो हमारे काबिल इज्जत है। ठीक, इससे पहले कि हम अपने दूसरे सवाल की जानिब जाएं, ये तो जरा डिस्क्लोज करें, कौन थे ये सहाफ़ी जो आपको इतना भरते रहे और आप भी ढक्कन खोलकर हाजिर रहे कि भरते रहे? सहाफ़ी नहीं, एक साबिक कप्तान। क्या हम वक्त आने पे मैं उनका नाम लूंगा, अभी मुनासिब वक्त नहीं। ठीक, हमारा अगला सवाल। मेरा सवाल आपसे ये है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बाद अब सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया पर भी क्रिकेटर्स और सहाफ़ियों की लड़ाई की जंग चल रही है, तो हर लड़ाई में और हर प्रोपेगेंडे में आपका नाम क्यों आता है सबसे पहले? नहीं मेरी बहन, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने आपको कहा ना कि मैं एक सेलिंग पॉइंट हूं। बहुत सारे लोग अपनी दुकान चमकाना चाहते हैं मेरा नाम लेके। मुझे अच्छे से याद है कि कुछ लोगों की व्यूज जो मुझे लोग बताते हैं, मैं तो जानता भी नहीं हूं, मुझे लोग बताते हैं कि यार ये जो आपके खिलाफ वीडियोस बनाते हैं, आपके खिलाफ सोशल मीडिया पे लिखते हैं, इनके हजारों ही फॉलोअर्स नहीं होते थे, सैकड़ों फॉलोअर्स या ऐसी कुछ होता था। तो मेरी वजह से अगर मेरा नाम लेके उनका धंधा चल रहा है, मेरा नाम लेके उनका बिजनेस आ रहा है, उनको डॉलर्स आ रहे हैं, तो कमाते रहे, कोई मसला नहीं है। एक के बजाय मेरे खिलाफ रोजाना 2-2 वीडियो बनाया करें, एक ट्विटर मेरे खिलाफ करने के बजाय 10-10 ट्वीट किया करें। आई एम अ ब्रांड एंड दे आर सेल्समैन, दे आर सेलिंग मी, तो मुझे क्या मसला है, करे जाए यार, मशहूरी मेरी कर रहे हैं, करते जाए करते जाए करते जाए। अवाम ने यह फैसला करना है कि शुएब जट जो बोल रहा है वो सच्चाई पे मबनी है या नहीं, हकाइक पर मबनी है या नहीं। मैं जितनी बात करता हूं वो फैक्चुअल करता हूं, स्टैट्स के साथ करता हूं, स्टैट्स के अलावा मैं बात ही नहीं करता। जब मैं स्टैट्स के अलावा बात करूंगा, अनफैक्चुअल बात करूंगा, अनरियलिस्टिक बात करूंगा, तो यकीनी तौर पे मुझे उसका बैकलैश जो है वो करना पड़ेगा। तो वैसे आप तो अपने आप को ब्रांड कह रहे हैं, लेकिन वो खातून का जो सवाल अलग ऐसा रहा है कि वो आपको स्पोर्ट्स में क्रिकेट की फुप्पो कहना चाह रही है। वो मुझे दादी कह रहे हैं, मुझे कोई मसला नहीं पड़ता, उनका मर्जी है भाई। आप मुझे पुप्पू कहे, फुप्पड़ कहे, चाचू कहे, मामू कहे, दादा कहे, मैंने आपको बहन कहा है तो आप मुझे भाई भी कह सकती हैं। अच्छा ना, हाँ ये जरूर है वकील साहब, ये जरूर है कि ये भाई
इंडियन फिल्मों वाला भाई नहीं है, हाँ, कि वो 50 तोला उसके गले में डला हो और वो मैं सारे काम करता हूं सिर्फ अपनी सच्चाई से। अगर मुझे नहीं लगता कि कोई मुझसे डरता है, लेकिन अगर कोई डरता है तो मेरे सच से डरता है। शुएब जट से कोई नहीं डरता। चले मान लीजिए, हम मान लेते हैं कि आप सच कह रहे हैं। मुझे ये बताइएगा कि ये इमामुल हक जिसको आपने पर्ची पर्ची कहकर आज वो किसी ग्राउंड में जाता है, तो उसको वो पर्ची पर्ची की आवाजें कही जाती है। सहाफत में सच एक चीज है और किसी का एहतराम करना एक चीज है, किसी के लिए काइंड होना एक चीज है। कभी आपको पछतावा हुआ कि आपने इमामुल हक को पर्ची का नाम दे दिया? उसके घर वाले हैं और उसकी फैमिली के लोग हैं, वो क्या सोचेंगे? देखिए, ये गालिबन अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2016-17 की बात है, जब इमामुल हक पाकिस्तान टीम में आए थे। तो उस टाइम बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी थे जो मेरिट पे आ सकते थे, लेकिन क्योंकि चीफ सेलेक्टर इमामुल हक थे उस दौर में, जो है वो इमामुल हक टीम में आ गए। बिल्कुल मैंने ये लक़ब दिया था, मैंने ये जो है ना नारा बुलंद किया था कि पर्ची को अहमियत दी गई, मेरिट को नजरअंदाज किया गया, मेरिट का कत्ल किया गया। उस वक्त मैं ये समझता हूँ, बट विद द टाइम इमामुल हक ने मुझे गलत साबित किया। इमामुल हक की परफॉर्मेंसेज में बेहतरी आती गई, ठीक है ना। तो उस वक्त जो मैंने किया था वो उस वक्त की डिमांड है। आज अगर मैं बात करता हूं कि इमामुल हक जो है वो एक अच्छा खिलाड़ी है, वो परफॉर्म कर रहा है, जब वो परफॉर्म करता है तो वो फैक्चुअल बात होती है। जब इमामुल हक परफॉर्म नहीं करेगा, उसकी परफॉर्मेंसेज अच्छी नहीं होंगी, तो मैं ही होऊंगा जो दोबारा उस पर बात कर रहा होगा। ये बहुत दो अलग बातें हैं। आप ये कह रहे हैं एक जानिब कि वो अच्छा खिलाड़ी तब है जब वो परफॉर्म करेगा। एक अच्छा खिलाड़ी है, आउट ऑफ फॉर्म भी हो सकता है, इन फॉर्म भी हो सकता है। लेकिन मेरा अगला सवाल, आप जवाब ऐड कर दीजिएगा। मेरा अगला सवाल ये है कि क्या वो इतना अच्छा खिलाड़ी हो गया है कि अब आप ये नारा लगा रहे हैं कि उसे कप्तान बना दो? ये बात तब हुई थी जब टेस्ट में कप्तानी के ऑप्शंस पे गौर किया जा रहा था, और बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान होम सीरीज में कोई टेस्ट मैच नहीं जीत सका था। श्रीलंका जाके उन्होंने जरूर जीता, टेस्ट सीरीज जरूर जीती, लेकिन वो श्रीलंका की टीम थी जो टूट फूट का शिकार थी। वरना हमें तो हर कोई आ रहा था, हमें हरा के जा रहा था, हमें इंग्लैंड यहाँ पे हरा के जा रहा था, हमें ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड हमारे गले पड़ रहे थे। तो मैंने उस टाइम ये बातें की थी, और उस टाइम मुझे ऐसा लगता था कि अगर आप कप्तानी के ऑप्शन देखें, क्योंकि इमामुल हक परफॉर्म कर रहे थे, तो एक परफॉर्मर को कप्तान होना चाहिए। तो मैंने ये बात की थी। बाबर आजम एक अच्छे परफॉर्मर हैं, बट उनकी कप्तानी के फैसले अच्छे नहीं होते, तो उस टाइम मैंने ये बात की थी। अब ये रह गई बात पर्ची वाली, तो मैंने बता दिया कि जब वो टीम में आए थे उन सर्कमस्टांसिस में आई थिंक कि वहां मैंने जो नारा लगाया था वो सही था। बट उनकी परफॉर्मेंसेस के बाद ऐसा नहीं हो सकता कि अगर मैंने किसी को एक दिन पर्ची कह दिया और वो जब परफॉर्म करने लग जाए तो मैं कहूं जी मैंने फलां मर्तबा उसको पर्ची कहा था, लिहाजा आज बात ना करूं। हम डे टू डे अफेयर्स रिपोर्टिंग करते हैं, डे टू डे अफेयर्स पे बात करते हैं। आज जो हो रहा है हम वो आज बात करेंगे, कल जो होगा उसकी बात कल हम करेंगे, जो कल गुजर चुका है उसकी बात हम कल करके आ चुके हैं। तो ये थोड़ा सा फर्क है। ठीक है, मेटा की अदालत में अवाम का अगला सवाल क्या है? मेरा आपसे ये सवाल है कि जब आपके ऊपर कोई तनकीद करता है तो आप उस तनकीद को किस तरह लेते हैं? कहीं आप घबरा तो नहीं जाते? यार देखें, मुश्किल सा सवाल है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि इसका जवाब दे सकूं। तनकीद को मैं सिर्फ इसलिए बर्दाश्त करता हूं क्योंकि मैं खुद तनकीद करता हूं। हाँ, ये जरूर है कि मैंने तनकीद में कभी किसी को गाली नहीं बकी, मैंने तनकीद में कभी किसी के फैमिली से मुताल्लिक कोई गलत जुमला इस्तेमाल नहीं किया, मैंने तनकीद में कभी किसी पे इल्जामात नहीं लगाए, ठीक है। अलबत्ता मुझे जो तनकीद का सामना करना पड़ता है, और मैं अभी भी ये बात मानता हूं कि ये जो ट्रोलर्स होते हैं जो मेरे जो है ना चीजों पे कमेंट्स कर रहे होते हैं नेगेटिव, आप उनको जाके देखें, वहां पे मखसूस किस्म की तस्वीर आपको नजर आएंगी, मखसूस किस्म की चेहरे नजर आएंगे, फिर उनके फॉलोअर्स जाके आप देंगे तो आप पता चल जाएगा। ये पेड कंपेनर हैं जो मेरे खिलाफ जो है वो करते हैं। तो मैं सिर्फ इसलिए अनटिल अनलेस कोई मेरे मजहब पे बात करे, इस्लाम पे बात करे, मैं किसी को ब्लॉक नहीं करता। आप देखें, मुझे बहुत सारे लोग गालियां बक रहे होते हैं, लेकिन मैंने कभी उनको ब्लॉक ही नहीं किया, क्योंकि जब मैं तनकीद करता हूं तो मुझे तनकीद सहनी भी चाहिए। और आपके तवज्जो से एक बात बता दूं कि मेरी फैमिली में दूर दूर तक कोई सोशल मीडिया पे नहीं है, इसलिए मुझे इसका मैं बॉदर ही नहीं करता कि कौन क्या कह रहा है, मुझे पता मेरी फैमिली तो पढ़ेगी नहीं। हाँ, जब ऑडियो मैसेजेस आते हैं, जब मोबाइल पे थ्रेट्स आती हैं, तो मैं घर पे रहता हूं, मैं कोई जंगल में नहीं रहता, मेरी फैमिली नहीं सुनती होगी। उस टाइम थोड़ा सा मुझे फिक्र होता है कि हाँ ये गलत हो रहा है, बट भागने वालों में नहीं हूं मैं। शुभ आप पे इल्ज़ाम है कि आपकी पहले खिलाड़ियों से दोस्ती होती है, फिर आप उनके खिलाफ भी जाते हैं। काफ़ी दफ़ा हम लोगों ने देखा है कि पहले दोस्ती फिर खिलाफ और तनकीद करना शुरू कर देते हैं। तो कहीं ये कोई आपकी प्लानिंग होती है कि पहले आप जो है उनसे दोस्ती करते हैं, फिर कुछ अगर आपके उनकी वो आ जाती है, कोई लूप होल आ जाते हैं तो उनके आप खिलाफ भी हो जाते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ना मैं जो है वो किसी के खिलाफ हूं, ना मैं किसी का दोस्त हूं। मेरा काम जो है वो सिर्फ सच बोलना है, और उस सच बोलने में
लोग मेरे दुश्मन हो जाते हैं, लोग मुझे बुरा भला समझने लग जाते हैं। आप देखें ना, अगर आप लोगों से बात करेंगे तो आधे से ज्यादा लोग जो हैं वो ये डरते हैं कि शुएब जट से बात करेंगे पता नहीं वो आगे से थप्पड़ ना मार दे। यार मैंने कभी किसी को थप्पड़ नहीं मारा, मैं कभी किसी जानवर को नहीं मारा, तो इंसान को मैंने क्या मारना है किसी को। हाँ ये जरूर है कि मैं सख्त बोलता हूं, लेकिन सख्त में सच बोलता हूं। मुझे कोई मसला नहीं, फर्क नहीं पड़ता कि अगला मेरे बारे में क्या सोच रहा है, क्योंकि मैं इस फील्ड में जब जर्नलिज्म में आ गया हूं तो मैं ये सोचवाने के लिए थोड़ी आया हूं कि अगले मुझे अच्छा अच्छा समझे। मुझे तो सच बोलना है, अगला मुझे जैसा भी समझे। और मैं बता दूं कि जर्नलिज्म में आप दोस्त बना ही नहीं पाते, क्योंकि आपको सच बोलना होता है। अगर आप अपने दोस्त के बारे में सच बोलेंगे तो वो जाहिर है माइंड भी करेगा। तो इस वजह से शायद दुश्मन ज्यादा हैं, दोस्त कम है। जो रियलिस्टिक हैं, जिनको अंदाजा होता है कि हाँ यार बोल तो सच रहा है, वो दोस्त रहते हैं। जो नहीं ऐसा सोचते वो फिर दिल बर्दाश्ता होकर चले जाते हैं कि हमारा दोस्त होकर हम पे तनकीद कर रहा है। तो अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो तनकीद तो मैं करूंगा। अच्छा, इसके पीछे क्या वजह है कि पहले तो शाहिद अफरीदी पर आप बड़ी तनकीद किया करते थे, फिर अचानक से दोस्तियां भी हो गई हैं, क्या मामला है ये जरा बताइएगा। क्या कोई लफाफे का केस है? मतलब लिफाफे का एनवलप किसी ब्रांड का केस है, किसी पीआर का केस है? आप शाहीन अफरीदी की बात करेंगे? मैं शाहिद अफरीदी की बात शाहिद कर रही अफरीदी, देखिए शाहिद अफरीदी से बिल्कुल ये बात है कि मैंने शाहिद अफरीदी पे बहुत ज्यादा तनकीद की, लेकिन वो उनके करियर के दौरान की। अब शाहिद अफरीदी ने रिटायरमेंट ले ली तो मैं रिटायरमेंट के बाद उन पे कैसे तनकीद करूं, किस बात पे तनकीद करूं? वो चीफ सिलेक्टर बने, उस चीफ सिलेक्टरशिप में उन्होंने अच्छे फैसले किए, मैंने उसकी तारीफ की। अगर वो गलत फैसले करते मैं उनकी तनकीद करता। अब एक बंदा क्रिकेट छोड़ चुका है तो लोग मुझसे ये तवक्को करते हैं कि मैं, क्योंकि माजी में शाहिद अफरीदी पे तनकीद करता रहा हूं जब वो कप्तान होते थे, तो मैं आज भी तनकीद करूं। क्यों करूं? पाकिस्तान ही नहीं दुनिया शाहिद अफरीदी की इज्जत करती है, तो मैं क्यों ना इज्जत करूं उनकी। अगर इज्जत करना लिफाफा लेना है तो मैं तो भाई ये इज्जत करता रहूंगा। अगर किसी को उसकी ड्यू रिस्पेक्ट देना लिफाफा लेना है तो मैं रिस्पेक्ट देता रहूंगा, ये मेरा काम है। लेकिन ये बड़ी अजीब सी बात नहीं है शुएब जट कि आप एक जानिब कहते हैं कि इमामुल हक पर्ची है, पर्ची 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 है, और फिर ऑल ऑफ अ सडन आपको ख्याल आता है कि शाहीन शाह अफरीदी जो कि अब दामाद हैं शाहिद अफरीदी के, उनको कप्तान होना चाहिए। तो और आपकी अब अच्छी दोस्ती भी हो गई है, तो कोई कैसे इसको लिंक ना करे? मेरी किसी से अच्छी दोस्ती नहीं है, नहीं ये गलत है। लोग यही समझते हैं कि मैं जिसकी तारीफ कर रहा हूं मेरा दोस्त हो गया, नहीं, वो हमारे लिए स्टार्स हैं। देखिए एक बात याद रखिएगा, मैंने स्टार्स के और अपने दरमियान एक गैप रखा है, हमेशा रखा है। वो फासला मैंने इसलिए रखा है कि कल जब मैं तनकीद करूं तो मुझे ये ना हो गया यार ये मेरे दोस्त हैं, मुझे इन पे तनकीद नहीं करनी। शाहीन शाह अफरीदी को मैंने टेस्ट कप्तान की बात नहीं की थी, मैंने उनके वाइड बॉल के कप्तान बनाने की बात की थी, और वो उन्होंने परफॉर्म किया था। लाहौर कलंदर को 2 उन्होंने टाइटल जितवाए थे, तो मैंने कहा था कि उनको कप्तान होना चाहिए और वो कप्तान बन गए। अब लोग ये तवक्को करते हैं कि मैं शाहीन अफरीदी पे इसलिए तनकीद शुरू कर दूं क्योंकि बाबर आजम की जगह वो कप्तान बने हैं। तो भाई बाबर आजम अच्छा डिलीवर नहीं कर रहे थे, उनको कप्तानी से हटा दिया गया, और हटाया भी नहीं गया, बाबर आजम ने खुद कप्तानी छोड़ी। शाहीन अफरीदी ने अभी इम्तिहान देना है, उसके इम्तिहान देने से पहले मैं उस पर तनकीद कैसे कर सकता हूं? अगर शाहीन शाह अफरीदी 2024 का T20 वर्ल्ड कप है उसके लिए वो कप्तान बनाए गए हैं, अगर उनकी परफॉर्मेंसेज अच्छी नहीं होंगी तो मैं इस कटहरे में दोबारा पेश होऊंगा। आप कहिएगा कि परफॉर्मेंसेज अच्छी नहीं थी, शुएब जट आप उन पे बात नहीं कर रहे थे। शाहीन अफरीदी की परफॉर्मेंसेज अच्छी होंगी तो मैं नारा बुलंद करने वालों में आगे होऊंगा, परफॉर्मेंसेज अच्छी नहीं होंगी तो मैं मुहासबा करने वालों में सबसे आगे होऊंगा। आपको लगता है कि इस पूरे वर्ल्ड कप में हमारा पेस अटैक, जिसको बेस्ट ऑफ द बेस्ट कहा जा रहा था, सिर्फ नसीम शाह की एब्सेंस के अंदर वो कोलैप्स कर गया टोटली? इसमें कहीं भी शाहीन शाह अफरीदी पर तनकीद नहीं बनती थी। शाहीन शाह अफरीदी ने अच्छी बॉलिंग की है वर्ल्ड कप में, क्यों नहीं अच्छी की? और जब एशिया कप में उनकी परफॉर्मेंसेज इतनी अच्छी नहीं थी तो मैं उन पे तनकीद कर रहा था। यही तो कहता हूं कि लोग, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमारे टेस्ट मैच में हमें ब्रेक थ्रू नहीं मिला, ओपनिंग जो स्टैंड है वो 222 रन पर चला गया। आपको लगता है शाहीन शाह हमारा मेजर बॉलर, हमारा मेन अटैकिंग बॉलर, हमें ब्रेक थ्रू नहीं दिला पाया? व्हाट इज द जॉब ऑफ अ बॉलर? जब टेस्ट मैच खत्म होगा, टेस्ट सीरीज खत्म होगी तो इस पे जरूर बात होगी। आप पर इल्ज़ाम ये है कि जब किसी का आपको इंटरव्यू चाहिए होता है तो आप उसकी बहुत तारीफ़ें करते हैं, तारीफ़ के पुल बांधते 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 पूरा महल खड़ा करते हैं, और अचानक जैसे ही आपको इंटरव्यू मिल जाता है तो फिर उसकी हाइप बढ़ाने के लिए आप उस शख्स की बुराइयां करने लगते हैं, जैसे कि मोहम्मद हफीज़। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे करियर पे सिर्फ एक इमरान खान का इंटरव्यू नहीं है, ऑलमोस्ट मैंने हर एक का इंटरव्यू किया है, चाहे जिसमें मैं तनकीद कर रहा हूँ, चाहे जिसकी तारीफ कर रहा हूँ, हर एक
ऑफिशियल, हर एक क्रिकेटर्स का, कई फॉर्मर कैप्टन्स का, कई फॉर्मर चेयरमैन्स का, कई करंट जो है खिलाड़ियों का, कई करंट ऑफिशियल्स का मैं इंटरव्यू कर चुका हूं। ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा काम है। अगर देखें मिसाल के तौर पे, अगर आज इफ्तिखार अहमद ने अच्छा किया है तो मैं क्यों उसकी अच्छाई ना करूं? मैं क्यों कहूं कि मैंने कल इफ्तिखार को बुरा कहा था लिहाजा मैं आज अच्छा ना करूं? अब मिसाल के तौर पे अगर इफ्तिखार अहमद की एग्जांपल ले लेते हैं, वो वर्ल्ड कप में उनसे अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हुई, मैं वर्ल्ड कप में उन पर तनकीद कर रहा हूं, उसके बाद मैं उनका एक इंटरव्यू करता हूं और इंटरव्यू में कुछ सवाल पूछता हूं और वो मुझे सवाल लॉजिकल उसका जवाब देते हैं और मुझे होता है कि हाँ यहाँ उनके साथ कुछ ज्यादती हो गई, तो मैं उस ज्यादती की क्यों ना आवाज उठाऊं? मैं तो फेस ही मसीहाई का है ना, मेरा काम ही यही है कि मैंने मेरिट के खिलाफ जो ज्यादती हो उस पर आवाज उठानी है और जो अनमेरिट को नवाजा जाए उसके खिलाफ आवाज उठानी है। क्या तो इसमें यही कोई मामला वजह नहीं। है, क्या यही वजह है कि इंजमामुल हक की नौकरी चली गई? क्या उसके पीछे भी आपका हाथ है? नहीं, वो तो एक कंपनी सामने आ गई थी, उसमें था लोग। हाँ, ये जरूर है कि मैंने चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड का इंटरव्यू किया ज़का अशरफ साहब का, और उन्होंने उसमें कहा था कि मैंने उनसे सवाल पूछा कि सोशल मीडिया पे ये बहुत सारी चीज़ें वायरल हुई हुई हैं कि किसी कंपनी में जो है ना वो इंजमामुल हक, मोहम्मद रिजवान और उनके एजेंट जो हैं वो पार्टनर्स हैं, तो इस पर आपका क्या है? तो उन्होंने कहा था कि हम इस पर कल यानी कि वर्किंग डे पे बुलाएंगे और उन पे जवाब तलब भी करेंगे। तो वो इंजमामुल हक ने शायद उनको फेस नहीं किया और वो जो है उन्होंने रिजाइन कर दिया था, स्टेप डाउन कर दिया था। उसमें मेरा क्या ताल्लुक है? मेरा काम तो सवाल पूछना है, वो कड़वा भी होगा मीठा भी होगा। मेरे ख्याल से अब फैसले का वक्त हुआ चाहता है, आप प्लीज। आज के मुकदमे में अदालत इस फैसले पर पहुंची है कि शुएब ने एक तो बहुत हिम्मत का काम किया, जिस किस्म के सवालात हुए इसे फेस करना आसान नहीं होता, जिस किस्म के मुश्किल सवाल थे, मेटा की अदालत में आना और इस किस्म के सवालों का जवाब देना, और जवाब बहुत बेहतर तरीके से दिए। कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो मैं उसकी वजाहत करना चाहूँगा एज अ जज, कि जो कुछ सहाफ़ियों का नाम लिया गया या क्रिकेटर्स का नाम लिया गया, वो शुएब की अपनी पर्सनल राय थी, वो उन्होंने दी, और अदालत सबका एहतराम करती है, इनका भी एहतराम करती है, उनका भी एहतराम करती है, और आज का मेरे ख्याल से इसी बात पे हमारा मुकदमा ख़त्म होता है।